जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वो पेपर देखने वाले हैं जो आपका 4 फरवरी से जो परीक्षाएं आरंभ है एसएससी जीडी की, जो वहां पर साथियों सवाल आप देखेंगे। जितनी भी शिफ्ट्स में जो जो क्वेश्चंस आने की साथियों संभावना है, आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ यहां पर देखेंगे। तो आप अगर यहां पर साथियों आपने एंट्री कर दी है इस क्लास में, तो मैं कहूंगा इस क्लास का एक एक सवाल का जवाब आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा है कि इस क्लास का एक एक सवाल का जवाब आपको मालूम है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर पेपर आप बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं, आप साथियों पास कर सकते हैं। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को देखेंगे। और इस क्लास में मैंने सभी विषयों के सभी साथियों टॉपिक को यहां पर कवर अप किया है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्थान का विलोम क्या होता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि उत्थान का विलोम क्या होता है, तो उत्थान का विलोम क्या होता है साथियों? पतन होता है। अगर मैं बता दूं साथियों, गमन का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको क्या बताना है साथियों? आगमन बताना है, ठीक है ना। यानी कि गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। लेकिन अगर जड़ का विलोम आपसे पूछा जाए, तो आपको चेतन बताना है। तो जड़ का विलोम साथियों चेतन हो गया। चलना का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो रुकना आपको बता देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कहने के रात में घूमने वाले के लिए अगर एक शब्द आपसे मैं पूछूं, तो आप किसका चयन करेंगे? देखिए, दिनचर की जब हम बात करते हैं साथियों, या निशाचर की बात करते हैं, निशा का मतलब होता है रात, यानी कि रात में चलने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? निशाचर कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए, यानी कि सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है, बताइए। तो यहां पर साथियों सभी का स्वागत है। शिवम रेसर का, काजल, प्रीति वर्मा, उसके अलावा विक्रम, लॉर्ड, शिवम, नयन, नीतू, अंजना, ठीक है, बलदेव, नीलम, अभय, अतुल, सभी का साथियों स्वागत है। देखिए, यहां पर बात करें सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है सर्वभक्षी, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। कहां पर साथियों दिक्कत है, मुझे बताइए। चलिए चलिए देखिए, आत्मसम्मानी का हृदय नहीं होना चाहिए, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में। तो ये का गलत है, का की जगह पर के आ जाना चाहिए। यानी कि मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों इसमें का में है, यानी कि का की जगह पर के होना चाहिए था। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह रहे कि सूर्य के उदय के अंदर बाहर में भी जाग जाता हूं, या सूर्य के उदय के आगे पीछे में मैं भी जाग जाता हूं, या ऊपर नीचे, या साथियों सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। यानी कि इस खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आएगा? फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर अगर साथियों हम बात करें, मैं कहूंगा यहां पर साथ आना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय के साथ, क्या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताने, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है आगंतुक का पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं आगंतुक को पता क्या कहा जाता है? आगंतुक को कहा जाता है साथियों मेहमान। क्या कहा जाता है? मेहमान कहा जाता है। यानी कि आगंतुक का पर्यायवाची इसमें से अतिथि हो जाएगा, तो बिल्कुल साथियों अतिथि ही हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नौकर का पर्यायवाची क्या है, तो नौकर किसे का, सॉरी अनुचर की अगर बात करें, तो अनुचर कहा जाता है नौकर को, ठीक है ना। चाकर मतलब क्या होता है? चाकर मतलब भी साथियों कहते नहीं नौकर चाकर, तो चाकर का मतलब भी साथियों नौकर ही होता है। और इसको परिचालक भी कहा जाता है। क्या? परिचारक भी इसको कहा जाता है, इसको दास भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। यहां पर आत्मज लिखा हुआ है, आत्मज का मतलब साथियों क्या होता है, मुझे बताइए। आत्मज का मतलब होता है साथियों पुत्र, यानी कि बेटा, जिसको हम लोग सुत भी कह सकते हैं, ठीक है। आत्मज का मतलब जिसको हम लोग साथियों तनुज भी कह सकते हैं। तो अगला सवाल है, कह रहे कि निर्माण का विलोम क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। तो निर्माण का विलोम अहित नहीं होगा, कोमल नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, मैं कहूंगा ध्वंस होगा। ध्वंस होगा, तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, बिजली का आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो बिजली के तो बहुत सारे पर्यायवाची साथियों आपसे पूछे जाते हैं, आपको भी साथियों मालूम होना चाहिए बिजली के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। देखिए, बिजली की अगर बात करें, तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको सौदामिनी कहा जाता है। क्या? सौदामिनी इसको कहा जाता है। यानी कि बिजली का पर्यायवाची दामिनी भी होता है, सौदामिनी भी होता है,
बिजली को साथियों चंचला भी कहा जाता है, बिजली को चंचला भी कहा जाता है, बिजली को विद्युत भी कहा जाता है और बिजली को साथियों तड़ित भी कहा जाता है। आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, रिपु की हम बात करें तो रिपु का मतलब पता क्या होता है साथियों? रिपु का मतलब होता है दुश्मन। रिपु का मतलब दुश्मन हो जाएगा, रिपु का मतलब दुश्मन हो जाएगा, रिपु का पर्यायवाची अमित्र हो जाएगा। मित्र मतलब होता है दोस्त, ठीक है ना। मित्र क्या मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, वैरी। वैरी का मतलब पता क्या होता है? दुश्मन ही होता है। उसके अलावा साथियों इसको प्रतिपक्षी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको प्रतिपक्षी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कहूंगा बिजली का पर्यायवाची जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी कि यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन पूरा प्रबंध है। तो मतलब दिक्कत आपको बताने साथियों, आपको बताने इनकी जगह पर कौन सा आ सकता है। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी, देखिए वस्त्र थी नहीं होना चाहिए, थे होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे, बिल्कुल सही, इतना ठीक है। और ना ही धन पूरा प्रबंध था, धन का पूरा प्रबंध था, ये सही लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर बात करें साथियों, अच्छा धन की पूरा प्रबंध ये भी गलत हो जाएगा, धन को पूरा ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा जो आपका शुद्ध वाक्य जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए अगर आपके मन में साथियों चाहत है, ललक है सिलेक्शन की, तो मैं कहूंगा इस क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी साथियों चैनल पर यहां पर नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप साथियों सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मानना है कि वीडियोस आपको मिलेंगी, निःशुल्क वीडियोस मिलेंगी, जिनसे आप बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके पास स्टडी वाले ग्रुप्स हो उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर बात करें अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो मौके पर मना कर देना, हंसना, चिढ़ाना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। तो मैं कहूंगा मौके पर मना कर देना, यानी कि अंगूठा दिखाने को क्या कहा जाता है? मौके पर मना कर देना। अगला देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कहने का मतलब है कि छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है, यानी कि फल मिलती है, ये अंडरलाइन है, ये प्रतिस्थापित शब्द है। फल मिलती है की जगह पर क्या आना चाहिए? फलो मिलना है, गलत है, फलो थोड़ी ना होता है, फल होना चाहिए। फल मिलती है ये भी साथियों गलत है, क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा फल मिलती, फल पुल्लिंग शब्द है, मिलती थोड़ी ना आएगा। फल मिलता है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पूरा वाक्य आपका बनेगा छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है, ये होना चाहिए, मिलती है नहीं होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर साथियों मैं देख पा रहा हूं यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, यहां पर आप लोग फटाफट बता दीजिए कि राइट आंसर यहां पर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए भाई। चलिए देखिए अगर वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत लगे आपको, अगर वॉइस वगैरह में आपको दिक्कत लगे तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि भाई वॉइस में दिक्कत आ रही है, बफरिंग कर रहा है या कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता देना, ठीक है ना। चलिए दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, तो इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताइए। चलिए देखिए इतने वर्षों के होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, तो दिक्कत कहां पर है? इतने वर्षों की, ये यहां पर दिक्कत है साथियों। मैं कहूंगा आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए साथियों, इस सवाल को मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, अगर आपने इस वीडियो को साथियों शेयर नहीं किया है तो फटाफट एक बार शेयर करिए, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए साथियों। देखिए रिमझिम बारिश हो रही है या सिमझिम बारिश हो रही है, खड़खड़ बारिश हो रही है या कलकल बारिश हो रही है, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? फटाफट बताइए। तो मैं कहूंगा रिमझिम बारिश हो रही है ये होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का मतलब मुझे बता दीजिए फटाफट। और यह सवाल इंपॉर्टेंट तो है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना नहीं, दूसरों की प्रशंसा करना नहीं, अपनी प्रशंसा
दूसरों से सुनना नहीं, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसको कहा जाता है अपने मुंह में मिट्ठू बनना। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये आदत होती है। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो आपको बताना है साथियों अजन्मा कैसे लिखा जाता है। ये तो आजन्म लिखा हुआ है जो कि गलत है, ये भी गलत है। ये अजन्म लिखा हुआ है। आजन्मा साथियों ऑप्शन नंबर डी में जैसे लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। और आजन्मे का मतलब क्या होता है साथियों, जिसका जन्म नहीं हुआ है। क्या अगर आपसे पूछ ले जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आजन्मा होगा। आजन्मा होगा, यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। क्या अब यहां पर आपको बताना है कि त्रुटि आपको कहां पर लग रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते नहीं होना चाहिए, देश की शक्ति का आधार होते हैं। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों देश के साथ की आना चाहिए, यानी कि दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, जिसका जन्म नहीं हुआ है बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। आज सुबह, क्या साथियों आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चे बारिशों में नहा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कहां पर क्या आना चाहिए। देखिए जो प्रतिस्थापित की अंडरलाइन की अगर बात करते ये अंडरलाइन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। बच्चा बारिशों में नहा रहा है, इसकी जगह पर क्या आएगा, बच्चा बारिश में नहा रहा है ये आएगा, या बच्चों बारिश में नहा रही है ये आएगा। ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे बारिशों में, फिर बारिशों शब्द ही गलत है, बच्चा बारिश में नहा रही है ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही, यानी कि बच्चा बारिश में नहा रहा है, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह कि आज प्रत्येक गांव में बंदरगाह खोले जा रहे हैं। यहां पर खाली जगह में बंदरगाह आएगा, या आज प्रत्येक गांव में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, या आज प्रत्येक गांव में हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं, या आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। आंसर आपको बताने खाली जगह में क्या आएगा। देखिए गांव में किसकी जरूरत है, बंदरगाहों की थोड़ी ना। गांव में विश्वविद्यालयों की भी जरूरत नहीं है, हवाई अड्डों की भी जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा विद्यालयों की जरूरत है। यानी कि आज प्रत्येक गांव में साथियों विद्यालय खोले जा रहे हैं, यहां पर विद्यालय आएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द मुझे बता दीजिए, क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखिए, अगर यहां पर शोभनीय की अगर बात करें, जो शोभा देता है, अगर आपसे पूछा जाए जो शोभा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो शोभा देता है उसको कहा जाएगा साथियों शोभनीय। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों जो प्रशंसा के लायक हो, प्रशंसा का मतलब क्या होता है, तारीफ, यानी कि जो प्रशंसा के लायक हो या जो प्रशंसा के योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा साथियों प्रशंसनीय। ठीक है ना। और जो मन को भावे, क्या साथियों जो अगर आपसे पूछा जाए जो मन को भावे, इसके लिए एक शब्द बताइए, तो आपको क्या बताना है, आपको रमणीय बताना है। लेकिन अगर बात करें जो देखने योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको दर्शनीय कहा जाएगा। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैं आंसर देख लेता हूं सभी के साथियों। आर्तिका, शुभम, पूनम, डवली, आदित्य, प्रगति, शिवम, अनुज, ठीक है ना, काजल, अंजना, प्ले, वर्मा और पूनम, नागेश, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि स्थानीय सरकार की, अब यहां पर अगर बात करें ना तो अब साथियों आपके एक तरीके से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो मैं कहूंगा साथियों ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो नेपोलियन की अगर बात करें साथियों किस युद्ध में पराजित हुआ था, फटाफट आप लोग बताइए। तो ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। कौन सी युद्ध में साथियों पराजित हुआ था, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए वाटरलू के युद्ध की अगर बात करते हैं साथियों 1815 में हुआ था। ये कहां पर लड़ा गया था, ये बेल्जियम में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध। ठीक है ना, वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था, बेल्जियम में लड़ा गया था। वाटरलू के युद्ध में साथियों नेपोलियन की हार हुई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा चिल्का झील जो है ना, चिल्का झील, ये ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे
पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील आपको बताने। क्या एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, ठीक है ना, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी मुझे यहां पर बता दीजिए कौन सा है। फटाफट साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिए देखिए तो जिनका भी आंसर यहां पर हमिंग बर्ड है, मैं कहूंगा हमिंग बर्ड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे छोटा जीवित पक्षी है, राइट आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में 500 और 1000 के नोटों, 1000 के मुद्रा नोटों को वर्ष में यानी कि कौन से वर्ष में अमान्य घोषित कर दिया गया था, तो मैं कहूंगा यह घोषणा तो 2016 में की गई थी। डेट क्या थी, डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों पर बंदी लगा दी गई थी, यानी कि नोटबंदी कर दी गई थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था आपको मालूम होना चाहिए, 2000 में साथियों इसको पारित किया गया था, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो मैं कहूंगा साथियों कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो यहां पर अगर साथियों बात करें ना, देखिए बहुकोशिकीय जीव बिल्ली है, मनुष्य है, घोड़ा है, लेकिन अमीबा नहीं, ये एक कोशिकीय जीव है। क्या अगर अमीबा की बात करते हैं तो ये साथियों एक कोशिकीय जीव है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बाकी सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। उसके बाद देख लेते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, फटाफट आप लोग कमेंट करके यहां पर बताइए। देखिए ये सुपर फास्ट क्लास है, इसमें आपको समय अधिक नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको साथियों अगर किसी सवाल के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड दिए जा रहे हैं तो वो साथियों इनफ है, ठीक है ना। चलिए तो जिनका भी आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि 1950 में साथियों योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है, तो इनमें से सबसे, देखिए आपको अगर पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको साथियों हीरा बताने, क्योंकि हीरा असल में वाकई मायने में साथियों सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए भाई अगला सवाल है साथियों, अभी अगर बात करते हैं, अभी कुछ ही देर में आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आप लोग मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। कुल मिला के मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा, इतना योग्य बना दूंगा हिंदी में, जीके जीएस में, रीजनिंग में, मैथ में, कि सभी सवालों को आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर दें। कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी, तो मैं कहूंगा साथियों सौरभ गांगुली आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौरभ गांगुली ने ही ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि कौन सा रक्त समूह, कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है, तो साथियों ओ नेगेटिव यहां पर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आंसर, ओ नेगेटिव आपका यहां पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा, सबसे बड़ी तटीय रेखा है या तटरेखा, तो मैं कहूंगा गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगर यहां पर साथियों राज्य की जगह देश आ जाता तो आप पता क्या बताते, आप साथियों कनाडा बताते, यानी कि किस देश की सबसे बड़ी तटीय रेखा है तो कनाडा बताना है, किस राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा है तो आपको गुजरात बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, तो मैं कहूंगा साथियों ये तो काम 1787 में हुआ था, यानी कि अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बिल्कुल, लेकिन ये आखिर किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये महात्मा गांधी जी के नहीं साथियों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और ये कहां पर साथियों स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे नर्मदा घाटी, जो कि एक तरीके से केवड़िया कॉलोनी है ना, केवड़िया कॉलोनी कहां पर है, गुजरात में है, तो गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में ये साथियों बनाई गई है, उसके केवड़िया कॉलोनी के पास साथियों बनाई गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसका उद्घाटन कब किया गया था, 2018 में इसका उद्घाटन किया था, किसके द्वारा साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद देखिए कहने के साथियों महानदी और गोदावरी के डेल्टा ये काली मिट्टी में समृद्ध हैं
या अगर बात करते हैं साथियों यहां पर शुष्क मिट्टी में, जंगली मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में, तो मैं कहूंगा जलोढ़ मिट्टी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ सवाल है साथियों, देखिए काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी को साथियों रेगुर मिट्टी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को साथियों रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जो होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्या? कपास की खेती के लिए साथियों बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, ये आप लोग यहां पर जो है ना वो साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज चार मीनार के नाम से जाना जाता है, या लाल किले के नाम से, जामा मस्जिद के नाम से, या इंडिया गेट के नाम से। तो मैं कहूंगा इंडिया गेट यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडिया गेट की अगर बात करें, ये कहां पर स्थित है आप सभी को पता है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। जामा मस्जिद की अगर बात करें, ये कहां पर स्थित है? ये भी साथियों नई दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा बनाई गई ये जामा मस्जिद साथियों? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और कब इसका निर्माण किया गया? 1656 में साथियों इसका निर्माण किया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से गिनी जाती है। लाल किले के संस्थापक की अगर बात करें तब भी आपको साथियों क्या बताना है? शाहजहां बताना है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लाल किले के वास्तुकार कौन थे। क्या लाल किले के वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आपको बताना है। किसका? उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये लाल किले के साथियों कौन है? एक तरीके से वास्तुकार है। और रेड फोर्ट भी इसको कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। उसके बाद देखते हैं साथियों चार मीनार की अगर बात करें तो चार मीनार कहां पर है? ये साथियों हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और फटाफट बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं इस सवाल की, कह रहे कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इस पुस्तक की लेखक की पहचान कीजिए। यानी कि इस पुस्तक के साथियों लेखक की अगर बात करें, कौन इस पुस्तक के लेखक हैं, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों कपिल देव क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल साथियों कपिल देव ही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक है जो बहुत आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए साथियों माई ऑटोबायोग्राफी, तो माई ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? मैं यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं, माई ऑटोबायोग्राफी। क्या? माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी पुस्तक है? ये साथियों सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और उसके अलावा साथियों प्लेइंग इट माई वे, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे? प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है? ये भी सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और एक सौरभ गांगुली की साथियों पुस्तक पूछी जाती है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है साथियों? सौरभ गांगुली की पुस्तक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, और एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी ये किसके एक तरीके से जीवन पर यह फिल्म है साथियों, किसके आधारित है? यह महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किस देश ने सदी के बाद से सार्वभौमिक मत अधिकार दिया? तो अगर सवाल आपसे यह पूछा जाए तो न्यूजीलैंड आपको बता देना है। क्या आपको साथियों बता देना है? न्यूजीलैंड आपको बता देना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथक आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जो आपका कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, ये कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक
दिशात्मक विकास गति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। आप लोग याद रखें क्या कहा जाता है? स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थी? मोपला विद्रोह 1921 में जो हुआ था उससे, या पाइका का विद्रोह, या गोंड विद्रोह से, या साथियों सिपाही विद्रोह से? तो जो सिपाही विद्रोह यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो बेगम हजरत महल के द्वारा ही किया गया था। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं पाइका का विद्रोह की, तो ये साथियों एक तरीके से ओडिशा में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये जो हुआ था ना, ये ओडिशा में हुआ था और ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि तराइन के युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान साथियों किसके हाथों पराजित हुआ था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर साथियों बता देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। पहला तराइन का युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। इसमें तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था साथियों 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। क्या इसमें गौरी हारे थे, पृथ्वीराज चौहान जीते थे? लेकिन 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था साथियों, इसमें उल्टा हुआ था। इसमें साथियों अगर बात करें, इसमें पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोनों युद्ध के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखकर फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि राइट आंसर यहां पर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है? बताइए। चलिए भाई, चलिए तो देखते हैं साथियों इस सवाल को भी। कह रहे हैं कि कौन सी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? तो किस फिल्म की बात चल रही है? मैं कहूंगा गोल्ड फिल्म की बात चल रही है। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं। चलिए भाई, कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? रीजनिंग के सभी बहुत शानदार और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा साथियों उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब। समझ गए साथियों क्या करना है? अब बहुत मेहनत आपको नहीं करना, मैं आपको बतला देता हूं इस सवाल को कैसे आप कर सकते हैं। एक ऐसा सवाल आएगा, यानी कि मैं आपको बतला देता हूं, एक ऐसा ये चौकोर टाइप का है। क्या है? चौकोर टाइप का है, ठीक है। और चौकोर टाइप में कुछ ऐसे करके ये बना हुआ है। क्या? ऐसे करके बना हुआ है और यहां पर रख दिया गया है एक दर्पण। तो कहने के जब ये दर्पण में दिखेगा ना, दर्पण में दिखेगा तो ये कैसी आकृति दिखेगी? तो मैं कहूंगा साथियों, मैं सिर्फ एरो बना रहा हूं, चौकोर नहीं बना रहा हूं। मैं कहूंगा जब ये ऐसी लाइन है तो यहां पर एक ऐसी लाइन बनेगी, बिल्कुल ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें यहां से लाइन निकली है, यानी कि यहां से एक लाइन निकलेगी यहां से, तो कुछ ऐसा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है साथियों? यहां पर। तो मैं कहूंगा यहां पर नहीं, यहां पर तो ये एरो इधर की तरफ है, ठीक है। यहां पर साथियों बी वाले में लग रहा है, यहां भी नहीं लग रहा है, यहां भी नहीं लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एथलेटिक स्टेडियम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्केटिंग, यानी कि जो एथलेटिक्स होते हैं ना साथियों, एथलेटिक्स स्टेडियम में एथलेटिक्स एक तरीके से होते हैं, ठीक है। स्टेडियम में एथलेटिक्स होते हैं, तो स्केटिंग की अगर बात करें ये किससे संबंधित है मुझे बताइए। यानी कि स्केटिंग खेल जो है वो कहां खेला जाता है, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, बताइए। चलिए साथियों देखिए, तो यहां पर रिंक आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि स्केटिंग कहां पर खेली जाएगी? तो रिंक में खेली जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, और ये बहुत शानदार सवाल है, रीजनिंग का टॉप सवालों में से साथियों इसकी गिनती होती है और ये पिछली कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और मैं कहूंगा ये एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए
यानी कि 5 छात्र एक पंक्ति में। और आप देखिए कि आप अगर दोबारा यही सवाल डिक्टो आ जाता है, रत्ती भर का अगर चेंज नहीं होता है, तो क्या आप इस सवाल को कर पाते हैं या साथियों नहीं कर पाते हैं, बस मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। तो कहने के 5 छात्र एक पंक्ति में, यानी कि एक पंक्ति है 5 छात्रों की, तो एक पंक्ति बना ली हमने 5 छात्रों की साथियों, 5 छात्रों के खड़े होने की, बैठने की जगह यहां पर बना ली। चलिए, तो कहने के अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, यानी कि बीच में तो ये व्यक्ति बैठा है, कहने के बीच में व्यक्ति जो बैठा है इसके बाईं ओर बैठा है, यानी कि अकबर यहां पर बैठा है, तो अकबर साथियों यहां पर बैठ जाएगा। कहने के लेकिन शेखर के दाईं ओर बैठा है, यानी कि अकबर जो बैठा है ये बीच वाली व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, लेकिन अकबर जो बैठा है ये साथियों शेखर के दाईं ओर बैठा है। तो शेखर को अगर हम यहां पर बैठा लें तभी तो अकबर यहां पर बैठ पाएगा, यानी कि शेखर के दाईं ओर अकबर बैठ गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है, यानी कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश साथियों ये प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है, तो प्रकाश इधर होगा, देव इधर होगा, प्रकाश इधर होगा। कहने के प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है, प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है। कहने के और राम प्रकाश के दाईं ओर बैठा है, राम जो है ना, राम क्या कह रहे हैं, राम प्रकाश के दाईं ओर बैठा है। अच्छा, प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है, राम बैठा है, यानी कि राम यहां पर आ जाएगा। तो 3 लोग यहां पर हैं, तीनों लोगों के हमें पोजीशन मालूम पड़ गई, यानी कि देव यहां पर बैठेगा, प्रकाश आपका यहां पर बैठेगा और राम यहां पर बैठेगा। 5 लोग थे, पांचों को हमने बैठा दिया। अब बचा क्या, पूछा क्या जाए, राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर बैठा है, राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे साथियों बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है साथियों, देव बैठा है, तो देव आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यह सवाल साथियों समझ में आ गया, अगर सभी के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यह सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। यानी कि निम्नलिखित भिन्न की पहचान करें, यानी कि इस भिन्न की जगह पर लिखा हो सकता है कि सबसे अलग ऑप्शन की पहचान कीजिए, सबसे अलग विकल्प की पहचान कीजिए, या सबसे विषम की पहचान कीजिए, विषम भी इसको कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा आयतन, छोटा, ऊंचाई या साथियों वजन। देखिए यहां पर आयतन हो गया, ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, ये सब साथियों ज्यामितीय माप हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा छोटा यहां पर एक अलग ही शब्द हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को साथियों देखिए आप, और यहां पर आप लोग मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहे KITCHEN को क्या लिखा जा सकता है, LKWGMKU लिखा जा सकता है, SHAMPOO को क्या लिखा जाएगा। इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है साथियों, देख लीजिए। देखिए K होता है आपका 11 पर, और I होता है 9 पर, T होता है साथियों 20 पर, तो ये 11 से ये L 12 पर होता है, K साथियों 11 पर होता है, W 23 पर होता है। अच्छा, ये 11 से यहाँ पर 12 हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है, 9 से यहाँ पर 11 हुआ यानी कि साथियों 2 बढ़ाया गया है, 20 से 23 हुआ है तो 3 बढ़ाया, तो क्या अब क्या 4 बढ़ाया जाएगा। देखिए जरा, C से यहाँ पर G हो गया, बिल्कुल साथियों 4 बढ़ाया गया, और N से यहाँ पर 21 हुआ यानी कि 6 बढ़ाया गया। तो मैं कह सकता हूं साथियों, एक सेकंड, N 14 पर होता है, U हो जाए, ये तो 7 बढ़ाया जाएगा, यानी कि 1 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ाया गया है। तो क्या यहां पर भी यही लॉजिक लगेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। S 19 पर होता है, T 20 पर हो जाएगा, तो T साथियों यहां पर है, T आ गया, ठीक है। H के बाद 2 बढ़ेगा, 2 यानी कि बढ़ेगा यानी कि J आ जाएगा, तो TJ कहां पर है, एक यहां पर है और एक आपका यहां पर है। अब इसमें 3 बढ़ेगा, A में साथियों 3 बढ़ाएंगे, तो मैं कहूंगा A में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाना चाहिए, D आ जाना चाहिए, यानी कि TJD कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि जैसे कि ACE को EIM लिखा जा सकता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि DFH को यहां पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं, बताइए। तो सिंपल से अगर बात करें साथियों, देखिए A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, E 5 पर होता है, उसी प्रकार E 5 पर होता है, I 9 पर होता है, M 13 पर होता है। तो आपको बताना है D 4 पर होता है, F 6 पर होता है, H 8 पर होता है। इसके बाद यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे, फटाफट बताइए। देखिए ये 1 से 4 5 हो गया यानी कि 4 बढ़ाया गया है, 3 से 9 हो गया यानी कि मैं कहूंगा 6 बढ़ाया गया है,
5 से 13 हो गए यानी कि 8 बढ़ेगा। क्या ये भी यही चीज यहां पर फॉलो होगी? देखिए जरा, अगर इसमें 4 बढ़ाएंगे तो ये 8 हो जाना चाहिए, इसमें 6 बढ़ाएंगे तो ये 12 हो जाना चाहिए, इसमें 8 बढ़ाएंगे तो 16 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों कि 8 पर आता है एच एल, 12 पर आता है साथियों एल, और 16 पर आता है पी, यानी कि एच एल पी के कहीं ऑप्शन में है तो मैं देख पा रहा हूं साथियों एच पी एल, एच एल पी बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको लगे तो तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको साथियों कमेंट करना है, ठीक है, तुरंत आपको कमेंट कर देना है। अब अगला सवाल देखते साथियों बिना रुके, यहां पर तेजस्विनी का, अतुल का, विक्रम रावत का, दबित राज का, पायल, आर्या, रंजना, अंजना, रंजना, अंजना, काजल, प्रीति, माटी, चलिए, ओपी डेविल। तो अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और फटाफट मुझे बताइए कि इसमें से सबसे विषम कौन सा है, यानी कि विषम युग्म की पहचान करके बताइए कौन सा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें थोड़ा सा साथियों, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर पर पहुंच जाएंगे। पक्षी कहां रहता है? घोंसले में रहता है। राजा कहां पर रहता है? महल में रहता है। सुअर कहां पर रहता है? सुअर बाड़ा में रहता है। लेकिन क्या चील झपट्टा में रहती है? मैं कहूंगा नहीं साथियों, चील किसी ऊंचे, एक तरीके से ऊंची जगह पर रहती है, तो झपट्टे में नहीं रहती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, क्योंकि ए सबसे अलग था, सबसे विषम था। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब यहां पर है कि अगर 5/6 से क्या बना दिया गया, 121 बना दिया जाता है, तो कहने के 8/9 से यहां पर कौन सी संख्या बनाई जा सकती है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो अगर इनको हम जोड़ें तो 5 और 6 11 बन जाता है। तो 11 का संबंध 121 से कैसे है? अगर आपको स्क्वायर मालूम है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो उसी प्रकार 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 आता है। तो 17 का स्क्वायर क्या यहां पर आएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289। क्या 289 यहां पर आएगा? अगर ऑप्शन में 289 है तो मैं कहूंगा हाँ 289 ऑप्शन में आएगा, और बिल्कुल ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के अब यहां पर कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए भाई, इस सवाल को देख लेते हैं और मैं बताता हूं साथियों कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका सही जवाब हो सकता है। देखिए, अब यहां पर आपको साथियों कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है ना, तो कथन दे रखे हैं साथियों और आपको यहां पर निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इस सवाल की अगर बात करें हम लोग, क्या क्या कहा जा रहा है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, यानी कि जैसे जैसे सवाल कह रहा है ना वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। ये बिल्ली हो गई, तो कह रहे कि कोई बिल्ली जो है ना, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो कोई बिल्ली बंदर नहीं है, ठीक है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई बंदर गाय नहीं है, कोई बंदर जो है ना, कोई बंदर यहां पर गाय नहीं है, कोई बंदर गाय नहीं है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और निष्कर्ष को पढ़ के साथियों मुझे आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती उसको हम कट कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय बंदर, कहां भैया कुछ गाय बंदर है? कहने इन्होंने तो ये कहा है कि कोई बंदर गाय नहीं है, तो कुछ गाय बंदर कैसे हो सकती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 के साथ जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल नंबर सीरीज का आपकी स्क्रीन पर साथियों है, देखकर बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। देखिए बहुत ध्यान से इसको देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या आ गया है, सबसे पहले साथियों 50 आ गया है, उसके बाद यहां पर 49 आ गया है, उसके बाद 47 आ गया है, उसके बाद यहां पर 44 आ गया है, और उसके बाद 40 आ गया है, और उसके बाद 35 है। तो आपको बताने के अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है। तो अगले नंबर की हमें मालूम होना चाहिए कि ये आखिर आया कैसे है, ये चीजें आई कैसे। देखिए अगर यहां पर हम 1 घटा देते हैं तो 49 हो जाता है, 49 से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 47 हो जाता है, 47 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो 47 से 44 हो जाएगा, 44 से अगर हम 4 घटा देते हैं तो 40 हो जाएगा, और 40 में 5 घटा दे तो 35 हो जाएगा।
जाएगा तो बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर 6 घटाना चाहिए, और 35 में 6 घटाते हैं तो साथियों 29 आता है। तो अगर यहाँ पर हम 7 घटाएं और 22 आ जाए तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 29 में 7 घटाने पर 22 आता है, यानी कि बच्चा बता देगा कि 29 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं सभी का आंसर जो है ना वो 29 29 29 के साथ ही जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए साथियों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मैं आपका बहुत एक्स्ट्रा समय नहीं लेता। मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपकी बहुत लंबी बने, मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपकी लंबी बने और फिर आपको फिर दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें आपको देने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने है एक चीज और इस टाइप का आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस कागज को अगर यहां से हम कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं, हम इसको फोल्ड कर देते हैं, यानी कि मोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये जो नोक है ना, इसको इसके ऊपर ले आते हैं तो ये कुछ कैसा बनेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। अगर इसको मोड़ा जाएगा तो इसको अगर मोड़ा जाएगा तो ये ऊपर वाला तो ऐसा रहेगा, लेकिन जो नोक है ना, नोक वो साथियों कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, नोक ऐसे करके हो जाएगी। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए मेरा मानना है कि जब इसको नोक को मोड़ेंगे तो ये नोक इससे लग जाना चाहिए, जैसे कि इसमें लगी, तो इसमें नोक नहीं लगी है सर्किल से, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर मुझे बता दीजिए कि इसमें आपसे पूछा यह जा रहा है आखिर के सबसे अलग, सबसे विषम, सबसे भिन्न साथियों कौन सा है, बताइए। चलिए भाई फटाफट साथियों यहां पर कमेंट आप लोग करते जाइए, ठीक है। कमेंट आप लोग यहां पर करते जाइए और आंसर आप लोग यहां पर बताते जाइए। चलिए देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान, आपको मालूम होना चाहिए, एक तो आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू की जब हम यहां पर बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू आपकी, जैसे कि ए जो है ना वो 1 पर होता है, बी की अगर बात करें 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है, ई आपका 5 पर होता है। ऐसे आपको जेड तक मालूम होना चाहिए कि जेड आपका 26 पर होता है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, सी का साथियों एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें, ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए, शट और गेज। शट और गेज का मतलब है एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, और ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। और उसके अलावा आप याद कर लीजिए लव, यानी कि एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वे। और फिर मूवी आपने देखी होगी पीके मूवी, पीके मूवी देखी ना, तो पी का अपोजिट के का अपोजिट पी हो जाएगा। आपने सुना होगा एम एन, ठीक है ना, क्या सुना होगा, एम एन सुना होगा, तो एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एन। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब आपको मालूम होना चाहिए साथियों, देखिए मैंने बताया आपको साथियों क्या कि ई का अपोजिट वी होता है, तो ई का अपोजिट यहां पर वी है, बिल्कुल सही है। केपी भी मैंने आपको बताया, पी के कह लो या केपी कह लो, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन मैंने आपको डी का अपोजिट यहां पर डब्ल्यू बताया है। क्या, डी का अपोजिट डब्ल्यू बताया, डी का अपोजिट एक्स नहीं बताया है, और एस का अपोजिट क्या बताया है, एच बताया है। तो ये भी सही है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि सी वाला साथियों अलग है, रूल से लॉजिक से अलग है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका सही जवाब हो सकता है, बताइए। देखिए कहने के बी बराबर अगर 3 है और एच बराबर अगर 9 है, तो एस सी एच डबल ओ को हम क्या लिख सकते हैं, 78, 76, 69 या साथियों 96, बताइए। चलिए देखिए यहां पर आपको एक हिंट दी गई है कि बी वैसे तो 2 पर होती है, लेकिन 3 यानी कि 1 बढ़ा के लिखा गया है। एच 8 पर होता है, 1 बढ़ा के लिखा गया है। 9 1 बढ़ा के यहां पर लिखा गया है, तो मैं कहूंगा एस 19 पर होती है तो हम 20 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर भी तो 1 बढ़ा कर लिखा गया। सी 3 पर होती है, हम 4 लिखेंगे। एच 8 पर होती है, हम 9 लिखेंगे। ओ 15 पर होती है, हम 16 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे। एल 12 पर होता है, हम 13 लिखेंगे।
तो क्या इनको जोड़ने पर हमें कोई इसमें से नंबर प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 9 33 हो जाएगा। 33 और साथियों 33 और 16 दूना 32 हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, ये आपका 8 आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा? 6 7 यानी कि 78 आ गया। क्या 78 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल, मुझे तो 78 ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपको समझना है और मैं कहूंगा साथियों आपकी समझ में भी आ चुके होंगे, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, 2 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर दोनों सवालों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि स्कोर आपका बहुत अप हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये है, कह रहे कि सभी पेपर किताबें हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये आपके पेपर हो गए। तो सभी पेपर किताबें यानी कि सभी पेपर क्या हो जाएंगी? ये सभी पेपर किताब हो जाएंगी। ठीक है, कह रहे हैं कि सभी किताबें पपीता हैं, सभी किताबें पपीता। यहां पर आपको ये नहीं देखना है, दिमाग नहीं लड़ाना है कि सभी किताबें पपीते कैसे हो सकते हैं। आप लड़ाई लड़ने लगो कि भाई सभी पेपर तो कहीं ना कहीं किताब हम कह सकते हैं, लेकिन सभी किताबें पपीते कैसे हो जाएंगी? यहां पर कथन में जो कहा जा रहा है वो आपको सत्य मानना है और कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। ठीक है ना? तो जो कथन में कहा गया था वो हमने कर लिया। अब निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है उसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि सभी पेपर पपीते हैं। बिल्कुल सभी पेपर पपीते हैं ना। देखिए, क्योंकि पपीतों के अंदर पपीते आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी पेपर पपीते हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही है। अगर कहा जाता कि कुछ पेपर पपीते हैं तब भी सही होता, क्योंकि जब सभी पेपर पपीते हैं तो कुछ पेपर भी तो पपीते होंगे। बिल्कुल होंगे। कह रहे कि कुछ पपीते पेपर हैं, कुछ पपीते पेपर हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। क्या आपका सही जवाब होगा? बताइए। देखिए, चलिए भाई देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि अगर हम किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दें तो हमें बराबर की जगह पर 20 मिल जाए। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 20 हो गया और यहां पर फिर 20 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 20 आ गया और फिर 20 आ गया। बराबर कितना आना चाहिए? 20 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर प्लस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर प्लस लिख दें तो भाग है तो भाग लिख दीजिए। प्लस है, प्लस की जगह पर गुणा आ जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, गुणा की जगह पर प्लस हो जाएगा। यानी कि हमने ये साइन लिख दीजिए। अगर अब इनको आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद बराबर यहां पर भी 12 आ जाता है, सॉरी 20 आ जाता है, यानी कि 20 बराबर 20 हो जाता है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। वरना फिर हम किसी और को देखेंगे। देखिए 20 भाग है ना, तो साथियों 20 हो जाएगा और गुणा यहां पर 20 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस आपका 20 हो गया। तो इस 20 से ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा 20 माइनस 20 प्लस आपका 20। अब देखिए आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए माइनस का 2 है और प्लस का 2 है तो इस एक प्लस के 2 से एक माइनस का 2 कैंसिल हो जाता है, 0 बचता है, कुछ नहीं बचता है। उसी प्रकार अगर एक प्लस का 20 है और एक माइनस का 20 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों यहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 आएगा, यानी कि 20 बराबर 20 हो चुका है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यही हमने सबसे पहले फॉलो किया था। ठीक है ना? चलिए, तो सभी का आंसर यहां पर सही जा रहा है। डी जिनका आंसर है उनका आंसर यहां पर सही होगा, ए नहीं होगा। ए वाले भाई ए कैसे हो सकता है? अच्छा, आप भी भूल गए। मैंने इसको चेक नहीं किया था, मैंने यहां से स्टार्टिंग की थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर अगर हम ऑप्शन से आंसर निकालते हैं तो वहां पर ऑप्शन डी से आपको स्टार्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट आपको नहीं करना है। और आपने यही समझ लिया कि सर ने ए से स्टार्ट किया होगा, इसलिए सभी लोग ए आंसर देने लगे, जो कि गलत है। ठीक है, डी आपका आंसर होगा। खैर, लॉजिक आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे का मतलब है कि उस संख्या को पहचानिए जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे विषम है। बताइए। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है साथियों। इस सवाल का राइट आंसर मुझे आपसे चाहिए है। फटाफट आप लोग बताएंगे कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। मेरी नजर लगातार साथियों कमेंट की तरफ ही बनी हुई है। और क्लास को भाई लाइक कर दो। जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए भाई साहब।
देखिए यहां पर अगर हमने चारों ऑप्शन पर नजर मारी तो हमें 3 ऐसे ऑप्शन मिले जो किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं, जो किसी संख्या के स्क्वायर है। जैसे कि 625 जो है ना, ये साथियों 25 का स्क्वायर है। 125 साथियों 125 किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो 25 का हो गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए 5 का स्क्वायर हो, ये किसका स्क्वायर है, ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। या एक इसमें और भी लॉजिक लग सकता है, एक इसमें साथियों और भी लॉजिक लग सकता है। वो कौन सा लॉजिक है, वो जैसे कि मान लीजिए यहां पर 25 लिखा हुआ है, तो 25 को हम साथियों क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसकी बात करें तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, 5 की पावर कुछ नहीं लिख सकते। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, और इसके बाद से मैथ के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब कहने कि अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आपको देने में मुश्किल होगी, ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप लोग देने की कोशिश करिएगा। कहने के ए, उसके बाद सी डी, उसके बाद एफ जी एच आ गया, उसके बाद जे के एल एम आ गया, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस आ गया। तो उसके बाद यहां पर क्या आएगा, अब देखिए यहां पर एग्जामिनर ने एक सबूत आपके लिए छोड़ा है, वो ये छोड़ा है कि ए के बाद सी आ गया, और डी के बाद एफ आ गया, एच के बाद जे आ गया, ठीक है, और साथियों एम के बाद ओ आ गया। तो सब में 2 प्लस हो रहा है, यानी कि ए के 2 प्लस करोगे सी आएगा, डी में 2 प्लस करोगे तो एफ आएगा, एच में 2 बढ़ाओगे साथियों तो जे आएगा, एम में 2 बढ़ाओगे तो साथियों ओ आएगा। तो इसमें भी अगर हम 2 बढ़ा दें, ये 19 पर होता है, 21 पर आता है साथियों क्या, यू। तो यू से जिस ऑप्शन की स्टार्टिंग होगी वही आपका आंसर है। मैं कहूंगा यू से ऑप्शन नंबर ए की स्टार्टिंग होगी तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको और कुछ नहीं देखना है कि ये पी क्यू आर एस कैसे आया, ये वी डब्ल्यू एक्स वाई कैसे आया। आपको आंसर से मतलब था, आपको आंसर मिल चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहने के 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है, और फिर 20 है, और फिर 29 आ गया है। उसके बाद कहने के यहां पर कौन कौन से साथियों नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना, 29 है। उसके बाद कह रहे हैं कौन कौन से यहां पर नंबर आ सकते हैं, और उसके बाद 53 आना चाहिए, उसके बाद 68 आना चाहिए, और फिर 85 ही आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करें कि यहां पर आपका क्या लॉजिक लगेगा, देखिए भाई यहां पर बात करें 5 से 8 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 3 बड़ा है, 8 से यहां पर साथियों 13 हुआ है तो यहां पर 5 बड़ा है, 13 से 20 हुआ है तो साथियों 7 बड़ा है, 20 से 29 हुआ है तो 9 बड़ा है। मैं कहूंगा अब जाहिर सी बात है बच्चा बता देगा कि जब 3 बड़ा, 5 बड़ा, 7 बड़ा, 9 बड़ा, तो जाहिर सी बात है यहां पर 11 बढ़ेगा। तो 29 और 11 साथियों कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 40 हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 40 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 40 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर क्या बढ़ जाएगा साथियों, 13 बढ़ जाएगा, और 40 प्लस 13 कितने होते हैं, 53 होते हैं। उसके बाद अगर यहां पर 15 बढ़ाएं, ठीक है, और 68 आ जाए तो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 5 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, बिल्कुल साथियों 40 हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर अगर बात करें साथियों मैथ के क्वेश्चंस आप लोग यहां पर देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर मैथ के क्वेश्चंस देखिएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो में वो लिए हैं जो हजारों हजार लाखों लाखों के हिसाब से बच्चे नहीं कर पाते उन सभी क्वेश्चंस को। लेकिन आपने अगर साथियों दृढ़ निश्चय ले लिया है कि आप सभी सवालों को करेंगे मैथ के, क्योंकि मैथ में जिसने हर सवाल कर दिया, 20 में से 20 सवाल सही करके जो आ गया, उसके रीजनिंग में भी 20 में से 20 सवाल सही होंगे, और उसमें इतना तो दिमाग होगा कि उसके हिंदी में भी 20 में से 20 हो जाए। और मैं कहता हूं कि जिसके इन 3 विषयों में, 3 सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है ना। चलिए, तो रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है, यानी कि उसको 2 से विभाजित करना है, उसने गलती से 2 से गुणा कर दिया। तो कहने के परिणामी संख्या, यानी कि अब फिर जो संख्या आएगी वो उसका परिणामी संख्या सही मान का कितने प्रतिशत है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। चलिए, तो मान लेते हैं वो संख्या किसकी बात चल रही है, वो संख्या साथियों x हो जाएगी, वो संख्या x हो जाएगी। तो कहने का साथियों मतलब ये है, देखिए अब यहां पर प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले एक बात ध्यान कर लीजिए, प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है और कहने के परिणामी संख्या, ठीक है, परिणामी संख्या का मान कितना होगा, परिणामी संख्या सही मान का कितना होगा, यानी कि यहां पर आपकी आ जाएगी साथियों परिणामी संख्या।
ठीक है ना। परिणामी यहां पर संख्या आ गई, परिणामी संख्या बटे आपकी आ गई साथियों सही मान, ठीक है, बटे आपकी क्या आ गई सही मान आ गई, और गुणा यहां पर 100 आ गई। यही तो हो सकता है ना। अब यहां पर हम लोग सवाल ये मानते हैं, मान लीजिए वो संख्या x है और इस संख्या को 2 से विभाजित करना है, यानी कि इस संख्या को 2 से विभाजित करना है, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, इस संख्या को आपने 2 से गुणा कर दिया। यही तो होगा ना, 2 से गुणा कर दिया। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं क्या कहूंगा, ये तो आपकी हो जाएगी परिणामी संख्या, ये आपकी हो जाएगी साथियों 2x क्या हो जाए, सॉरी ये आपकी परिणामी संख्या क्या हो जाएगी, परिणामी संख्या ये हो जाएगी। और अगर बात करते हैं साथियों सही मान आपका यहां पर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो प्रतिशत निकाल लीजिए, परिणामी संख्या कितनी है साथियों 2x है, गुणा यहां पर 100 हो जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलना है 2x को, और नीचे क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, कहिए बिल्कुल क्लियर है। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा यहां पर 100 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 400 आपका हो जाएगा। तो मैं कहूंगा परिणामी संख्या सही मान का कितने प्रतिशत होगी, तो साथियों 400% होगी। और 400% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने इस सवाल को 2 से 3 बार लगा लिया, और मैं कहूंगा फिर ये सवाल ऐसा सवाल कभी भी आपके सामने आ जाए, बस फर्क इतना होगा 2 की जगह 3 लिखा होगा, 3 की जगह 4 लिखा होगा, इसकी जगह पर 2 की जगह पर 3 लिखा होगा, बाकी सब मैटर सेम होगा। तो ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको बहुत आराम से यहां पर कर लेना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक वर्ग का परिमाप, बहुत ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त की परिधि के समान है। देखिए वर्ग आपका ये होता है और वृत्त आपका ये होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप पता क्या होता है, अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a है, इसकी भी लंबाई a है, इसकी भी लंबाई a है, तो वर्ग का परिमाप होता है इन सब a को जोड़ दो तो कितनी बार निकलेगा, 4a निकलेगा। ये 4a क्या हो जाएगा, ये 4a वर्ग का परिमाप हो जाएगा। और वृत्त की परिधि कितनी होती है साथियों, 2πr होती है वृत्त की परिधि, ये पूरी टोटल लंबाई, ठीक है, ये वृत्त की परिधि हो गई। तो कहने का मतलब है कि वर्ग का परिमाप यानी कि 4a वृत्त की परिधि के समान है, ठीक है। और कह रहे कि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है। तो वृत्त का अगर बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है, यानी कि πr² कितना है, 1386 है। तो मैं कहूंगा अगर यहां से हम r निकाल लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम r कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू होती है साथियों 22/7 गुणा r का स्क्वायर बराबर 1386 यहां पर हो गया। अब r² बराबर क्या हो जाएगा, 1386 गुणा ये 7 इधर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। इसको अगर 11 से साथियों हम कट करें, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगी, 28 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 6 चला गया, 11 छंग 66 हो गया। 2 से और कट करे, 2 छंग 12, 2 तियां, यानी कि 63 सत्ते कितने हो जाएंगे, 63 की गुणा 7 से करेंगे, 7 तियां 21, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 43 44 यानी कि 421 आ गया। तो r² बराबर कितना आ गया साथियों, 421 आ गया। 421 ये 21 का स्क्वायर होता है, तो मैं कहूंगा r बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब हमें साथियों r का मान पता चल गया है, यानी अच्छा पूछा क्या गया था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप इतना होता है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a², यानी कि अगर आपको एक भुजा ये मिल जाए तो आप वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आराम से निकाल सकते हो, उसका स्क्वायर आपको कर देना है। अभी हमें r का मान पता चल गया, यानी कि 4a बराबर, अभी हमें पता क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तभी तो हम a² कर पाएंगे। बराबर 2 गुणा 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 तियां 21 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं जगह के लिए। अब देखिए, अब यहां पर अगर 7 तियां 21 आपका होगा, इसकी अगर आप साथियों यहां पर अगर क्या कराओगे, अगर यहां पर आप इसकी गुणा कराओगे तो कैसे क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 आपका ये हो गया, और 3 आ गया, ठीक है। ये 4 जो है ना इसके भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो मैं कहूंगा a बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 33 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², a का मान कितना है, 33 है, तो मैं कहूंगा 33 गुणा 33, 33 की गुणा 33 से करा लो, आंसर आपका निकल आएगा 3 तियां 9, 3 तियां 9, और साथियों 3 तियां 9, 3 तियां 9, 9 आ गया, 18 आ गया साथियों, 10 आ गया, यानी कि 1089 आपका क्या आ गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो 1089 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा
ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत दमदार था, बहुत दम है इस क्वेश्चन में, और मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और अगर आप कर देते हैं तो आप समझ लीजिए हजारों हजार लाखों लाख बच्चों को पछाड़ देंगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट आंसर भी मुझे यहाँ पर आप लोग बता दीजिए कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, और मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है इस सवाल को करना, ठीक है। चलिए देखिए क्या है साथियों, इस सवाल में कुछ नहीं है, कहने के P अनुपात Q अनुपात R बराबर 5:3, यानी कि P कितना है 5 है, अगर उसके बाद Q कितना है 3 है, तो R 6 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, P की जगह पर ये क्या लिखा हुआ है P, ये क्या लिखा हुआ है साथियों P बटे Q, P बटे Q है, अनुपात Q बटे R है, और अनुपात R बटे P है, ठीक है। कहने का मतलब साथियों ये है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पर जो जो आपको दिख रहा है वो आप करते जाइए। जिसके P लिखा है ना, तो P का मान कितना है 5 है, तो 5 आपने लिख लिया। Q का मान कितना है, Q का मान 3 है, तो 3 लिख लिया, बस इतना सा काम करना है। Q का मान कितना है, Q का मान साथियों 3 है, 3 लिख लिया। R का मान कितना है, R का मान 6 है, तो आपने 6 लिख लिया, ठीक है। यहां पर क्या है R है, R का मान साथियों कितना है 6 है, और P की अगर बात करें P का मान कितना है, तो 5 है, बस इतनी सी कहानी है बस। अब कभी भी अगर आपको ऐसी संख्याएं दिखें कि 5/3 अनुपात, अनुपात भी होना चाहिए, अनुपात 3/6 और फिर अनुपात 6/5, मतलब ऊपर नीचे ऐसी संख्या, तो जो नीचे वाली संख्या होती है उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि 3 का 6 का 5 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। 2 से अगर साथियों कट करोगे तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 6 5 आ गया। अब आपको 3 से कट करना और 5 से कट करना, यानी कि 5 3 15, 15 दूना 30। तो मैं कहूंगा जो एलसीएम आया ना उन सब की गुणा इससे कर दीजिए, 30 गुणा 30 गुणा और साथियों यहां पर 30 गुणा, बस। अब देखिए 3 एकम 3, 3 धाम 30 हो जाएगा, 10 की गुणा 5 से करोगे तो ये 5 50 आ गया है। 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 की गुणा 3 से करोगे, 5 3 15 आ गया है। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 30 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों इसको हमने शुरू किया था और हम वन नंबर में, यानी कि सिंगल सिंगल एक तरीके से यहां पर नंबर में हम अनुपात ले आए हैं। तो मैं कहूंगा इसका अनुपात क्या होगा, 50:15:36, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बहुत अधिक सवाल नहीं लिए, देखिए 1 2 3 4 हो गए, 4 सवाल हैं, बस 4 सवाल और आपको देखना है, और बस साथियों फिर क्या है, फिर टाटा बाय, कल मिलते हैं हम लोग। अब इस सवाल को देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, कहने साथियों 5/2 है, का मतलब होता है गुणा, और इस गुणा को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा साथियों 5 यहां पर आपका 4 आ चुका, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, यानी कि 5/2 गुणा, ठीक है, 5 आपका ये 4 आ गया है। चलिए उसके बाद साथियों -2 गुणा क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और एक काम करिए, अब इस भाग को गुणा में बदल लीजिए, यहां पर 1/7 लिखा था ना, तो 7/1 यहां पर हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। अब इस 7 से साथियों ये 7 कैंसिल, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक। अब इसकी अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है क्या, ये बिल्कुल क्लियर है। तो क्या आ गया, 25/8 आ गया। और यहां पर अगर बात करें, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या भाई, 5/2 का 5/4 -2 का 1/7, हाँ साथियों कुछ मिसिंग हो रहा है यहां पर। देखिए थोड़ा सा अगर मैं फिर से आऊं, ठीक है, 5/2 हो गया गुणा 5/4 हो गया -2, ठीक है, 2 का इतना हो गया। इससे अगर इसको कट कर दें साथियों, यहां पर इसको इससे अगर कट कर देते हैं तो ये कट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है।
फिर ये 25 5 पंजे 25 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब अगर इसको साथियों हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 1 हम मान सकते हैं, तो 25 ये आ गया, 8 दूना साथियों 16 हो जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा। अगर 25 में से 16 को घटाते हैं तो कितना आता है, 25 में से साथियों 16 को घटाते तो मैं कहूंगा 9 आएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, 9/8 यहाँ पर आ चुका है और 9/8 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं साथियों, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, जब कब बढ़ जाता है, जब शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन कितना है। यानी कि कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 24 छात्र हैं, 24 बच्चे हैं, 24 छात्र हैं, 24 छात्रों का जो औसत वजन है वो 30 है। तो मैं कहूंगा अगर 24 छात्रों का कुल वजन कितना होगा, तो साथियों 24 की गुणा 30 से कर लो, 4 तियां 12, 3 दूना 6 7, यानी कि 720 हो जाएगा। अब क्या किया जाता है, अब इन 24 छात्रों में शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यहीं पर कह रहे हैं 24 छात्रों में 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन इसमें शामिल किया जाता है। तो 24 छात्र हैं, जब इसमें शिक्षक को शामिल करेंगे तो 24 छात्र प्लस एक शिक्षक यानी कि 25 लोग हो जाएंगे। और जब ये 25 लोग हो जाते हैं तो 30 औसत वजन जो है अभी 30 है, तो इनसे 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि फिर इनका औसत वजन 25 किलोग्राम हो जाता है औसत वजन। तो कहने के शिक्षक का वजन कितना है, तो साथियों 25 की गुणा 32 से करा लो, हमें पता चल जाएगा शिक्षक का वजन प्लस बच्चों का वजन कितना है। तो 25 की गुणा हमने 32 से यहाँ पर करा ली, 5 दूना 50 हो गया, यहाँ पर 75 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 850 जो होगा ना। अब देखिए ये 720 किलोग्राम ये सिर्फ बच्चों का वजन है, ये 800 किलोग्राम इसमें शिक्षक भी शामिल हो गए हैं। तो मैं कहूंगा इसमें कितना अधिक है, 80 किलोग्राम ये अधिक है। तो मैं कहूंगा 80 किलोग्राम ही तो किसका वजन होगा, 80 किलोग्राम ही तो शिक्षक का वजन होगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम साथियों शिक्षक का वजन हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ है, सी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि राइट आंसर यहां पर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है। देखिए कहने के रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे में तय करता है। तो रोहित की गति आपसे यहां पर पूछी जा रही है, यानी कि रोहित की चाल आपसे यहां पर पूछी जा रही है। आप सभी को पता है साथियों, क्या आप सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय। क्या दूरी बटे समय क्या हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दूरी भी हमें पता है 1188 किलोमीटर है, ठीक है, और दूरी को कितने घंटे में तय किया गया है, समय भी हमें पता है 22 घंटे में तय किया गया है, ठीक है ना। तो साथियों इसको कैलकुलेट कर लो, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 2 नंबर एक साथ कट किए तो 0 लगेगा, 11 दूना 22 हो जाएंगे, 2 से कट करेंगे तो साथियों चाल आपकी कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गति हो गई, ये चाल हो गई, एक ही बात है गति चाल। तो चाल इसमें तो कहां पर लिखी हुई, इसमें तो साथियों 54 मीटर लिखी हुई है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें सभी चालें लिखी हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमने जो निकाली है साथियों वो किलोमीटर प्रति घंटा निकाली है। तो अगर कभी भी किसी चाल को या कुछ चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से आपको गुणा कराना है। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में है कोई चीज और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो जस्ट इसका उल्टा 18/5 से इसकी गुणा कराना, ये ट्रिक है आसानी से। तो 18 का 18, 18 3 54, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड ये क्या होगी, ये उसकी चाल होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट साथियों यहां पर आंसर बताइए। ये अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों आप लोग फटाफट देखिए और आंसर मुझे यहां पर बता दीजिए कि क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है, बताइए। यानी कि रोहन ने 275 रुपए, क्या साथियों रोहन ने 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रोहन ने 275 रुपए टेबल की दर से टेबलें खरीदी। यदि 16 टेबलों को 5060 रुपए में
बेचता है वो, तो लाभ कितना होगा। यानी कि कहने के जो खरीदी है वो 275 रुपए में साथियों खरीदी है, 16 टेबलें खरीदी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने एक टेबल 275 रुपए की खरीदी है और 16 टेबलें खरीदी हैं, तो टोटल उसने कितने रुपए की टेबल खरीदी है, तो मैं कहूंगा इसकी गुणा कर लो, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और साथियों 45 हो जाएगी, 6 दूना 12, 13 14 15 16 हो जाएगा और ये आपका 275 आ जाएगा। जीरो आ गया, जीरो आ गया और ये आपका 14 का 4 आ गया और ये आपका 4 आ गया, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं उसका जो क्रय मूल्य है 16 टेबलों का वो 4400 है, ठीक है। और कहने के 16 टेबलों को इतने 5000 रुपए में उसने बेचा है, यानी कि उसका साथियों सेलिंग प्राइस कितना है, 5060 रुपए में वो बेच रहा है। तो कितने रुपए साथियों एक्स्ट्रा में बेचा, यानी कि कोई चीज अगर 4400 रुपए में खरीदी है, 5060 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ है जरा देखिए। 0 हो गया, 6 हो गया, 6 आ गया, यानी कि 660 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, इतनी बात आपसे कही जा रही है, तो प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर लीजिए। नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका साथियों क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य 4400 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से अगर कट करें तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 ठीक है, 11 छंग 66 हो गया, 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4 आ गया, 2 गया 20 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो गया, यानी कि 15% का साथियों उसको क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट।